जारी करके जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम देश भर में लागू रहेंगे। इस फैसले के बाद सामान्य वर्ग के छात्र खुश हैं। कहीं ऐसा लग रहा है कि जो विरोध हमने दर्ज करा है और जितने बड़े पैमाने पर विरोध दर्ज हुआ है, सबकी ताकत, सबकी जो मेहनत थी ग्राउंड पर उतर के जिन्होंने मेहनत करी, सोशल मीडिया पे जिसने मेहनत करी, उन सभी की मेहनत रंग लाई। और जिस नियमों के खिलाफ पूरे का पूरा सर्व समाज इसका विरोध दर्ज कर रहा था, उन पर उनकी जीत हासिल हुई। आपने पहली बार देखा होगा इन नियमों के बाद, बेशक से वो मंत्री हैं, मौजूदा सरकार में, कितने बड़े पैमाने पर मौजूदा सरकार के लोग ही इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। ये जो अभी रोक लगी है सुप्रीम कोर्ट की, इससे जो है खाई थोड़ी बंद हो गई है अभी। लेकिन पहला जो स्टेप होगा, पहला जो होगा वो ये होगा कि सरकार इस कानून को वापस ही करेगी। काला कानून है, विद्यार्थियों में भेदभाव पैदा करने का काम करेगा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ अहम बातें कही हैं। भेदभाव की परिभाषा अब अलग से क्यों? रैगिंग को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? रैगिंग कैंपस की बड़ी समस्या है। एससी में भी कई लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हुए। हमने जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है। क्या हम फिर से पीछे जा रहे हैं? जातियों के लिए अलग हॉस्टल बनाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा इंटरकास्ट मैरिज की संख्या आज बढ़ी है। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। सवर्ण जाति के छात्रों का आरोप है कि यूजीसी ने जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा अपनाई है और इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी। सवर्ण जाति के छात्रों का आरोप है कि नए नियमों में सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। इनसे उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। कोर्ट ने जो यूजीसी लेकर हमारी याचिकाएं थी, सवर्ण वर्ग की आशंका थी, सवर्ण वर्ग परेशान था, जिसके लिए सभी संगठन, सभी सवर्ण वर्गों के सभी संगठनों ने जो याचिकाएं यहाँ लगाई, उसमें आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि जो यूजीसी का रेगुलेशन गैजेट आया था 2026, उस पर रोक लगा दी है और अगली तारीख 19 मार्च दी है। सरकार को नोटिस किए हैं कि वो जवाब दे, तब तक रोक रहेगी। यूजीसी के नए नियमों से देश भर में आक्रोश दिख रहा है। क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन 2026 को इसी साल नोटिफाई किया गया। इसमें कई कमियों को उजागर कर दिया। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, इक्विटी कमेटी बनेगी, एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों की शिकायत सुनने की अलग व्यवस्था होगी। अगर कोई जातिगत भेदभाव करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सामान्य वर्ग यूजीसी के नए नियम पर ऐतराज जता रहे हैं। जनरल कैटेगरी के कई छात्र खुलकर विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है नियम सिर्फ आरक्षित वर्ग के लिए है। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सुरक्षा नहीं है। झूठी शिकायतें हो सकती हैं, निर्दोष लोगों को परेशानी हो सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद छात्रों ने फैसले का स्वागत किया और इसे छात्रों के हित में बताया। ये परमानेंटली बंद होना चाहिए सर, बिल्कुल परमानेंटली बंद होना चाहिए। जैसे अभी तो कुछ टाइम के लिए रोक लगी है, इसमें स्टे हुआ है। अभी पूरी तरीके से तो नहीं रोक लगाई ना उन्होंने। जब पूरी तरीके से रोक लगाएंगे तभी तो ठीक होगा सर सारी चीजें। अभी पूरी तरीके से रोक कहाँ लगी है? सुप्रीम कोर्ट ने तो बस एक फैसला दिया है अपना कि रोका है उस चीज को। देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हुए। इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नियम ठीक है, दुरुपयोग नहीं होने देंगे। लेकिन कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाकर मामले पर फिलहाल पूर्ण विराम लगा दिया। साथ ही एक खास कमेटी बनाने का आदेश दिया, जिसमें शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, लेकिन उम्मीद है कुछ अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए देखिए, यूजीसी को लेकर जो घमासान मचा था वो थोड़ी देर के लिए शांत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाई है और जो पुरानी व्यवस्था है वही आगे कंटिन्यू रही कि नई व्यवस्था को रोक दिया गया है। आज इसी मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे प्रश्न है, हमारे सवाल हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल हमारा है, ये देखिए, एक सवाल हमारा है कि क्या यूजीसी का जो नया विवाद था वो अब थमेगा? एक सवाल है यूजीसी के नए नियम पर रोक से अब किसे दिक्कत है? पांचवा सवाल जो महत्वपूर्ण है, क्या आगे छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा? और जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, यूजीसी के नए नियम पर रोक से फायदा होगा? सवाल नंबर 2,
सुप्रीम कोर्ट को नए नियम पर रोक क्यों लगानी पड़ी, ये हमारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज इस मामले पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, लेटेस्ट डेवलपमेंट है क्योंकि सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी और सुप्रीम कोर्ट ने, कल भी हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जितनी भी आपत्तियां आई थी, जितनी भी याचिकाएं थी, उनमें सबको कहा था कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द लिस्ट करके सुनेगी, जो उनमें कमियां हैं उनको दूर किया जाए। देखिए, आज इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सुना है और 19 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक जो नया आदेश है उसको रोका गया है यूजीसी और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर आशीष हांडा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। निरंजन पोद्दार जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर हिमांशु उपाध्याय हैं, अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वो भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले डॉक्टर हिमांशु उपाध्याय का ही रुख करूंगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से आया है तो लीगलिटीज ही हम समझना चाहते हैं। सर, इसको हम किस तरीके से हिमांशु उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ले और विशेष तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो सुनवाई करते हुए टिप्पणियां की है उसको भी जरूर आप उल्लेखित करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आज सुप्रीम कोर्ट ने कही कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, हमें जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ना चाहिए और उन्हें उचित सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए, ये भी सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। परंतु उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने कहा कि समानता बहुत जरूरी है और अलग हॉस्टल ना बनाए जाएं, जैसा कि नस्लीय भेद में अमेरिका में होता है कि व्हाइट्स के अलग होते हैं और ब्लैक्स के अलग हॉस्टल्स होते हैं। तो उस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने कही। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया इसमें। उन्होंने कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कहा कि देखिए, अगर एक्स किसी भी कंप्लेंट को वाई के अगेंस्ट में करता है तो क्या वाई भी एक्स के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट कर सकता है? अगर वो इसी दुर्भावना के साथ में उसी जातिगत टिप्पणी के बेस पे अगर वाई भी एक्स के अगेंस्ट में कोई भी टिप्पणी करता है और उस टिप्पणी के आधार पर कोई कंप्लेंट लॉन्च हो सकती है, तो हमारे को ये भी देखना, बहुत सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है क्योंकि मापदंड दोनों के लिए एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो स्वर्ण का हो, चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कानून की अवधारणा को मानते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए इस मामले में सुनवाई के लिए रखा है और इंटरिम स्टे ग्रांट किया है। देखिए, उन्होंने यह माना कि कहीं ना कहीं इसमें जल्दबाजी की गई है क्योंकि इस समय दोनों पार्लियामेंट सेशन भी चल रहे हैं और इस अवधारणा को, इस नियमावली को सरकार ने सीधा किसी न किसी रूप से लागू कर दिया है, जबकि वो ये कह रहे थे कि उसमें पुराने कानून भी हैं, जैसे SC एक्ट भी है और दूसरे अन्य कानून भी हैं। उन सब कानून के होते हुए इन सब कानूनों की अब जरूरत क्या है? ठीक है, जो नियमावली यूजीसी की तरफ से आई है, कहीं ना कहीं मैं उस पे आता हूं सर। उसके जो अब मैं बस आपसे एक पृष्ठभूमि समझना चाह रहा था। निरंजन पोद्दार जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया तो इस फैसले के बाद सर आपका कि इससे क्या भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें थी वो बढ़ेंगी या घटेंगी? देखिए धर्मराज जी, मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है ना कि आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि मिले ना पूरी पावे। भारतीय जनता पार्टी के अगर राजनीतिक उदय की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से राजनीतिक उदय हुआ था
उसके बाद में इतना जिसको कहते हैं मदमस्त राजनीति, और जिसको कहते हैं, मैं सीधी भाषा में आपको एक बात कहूं धर्मराज जी, सर पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो 80-20 का जो खेल खेला वो फार्मूला उनका सक्सेस रहा, लेकिन अब वो जो उन्होंने 80-20 का फार्मूला खेलना चाहा वो उनका फेल हो गया। आप इसको इस दृष्टिकोण से समझ के चलिए। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो हो गई कि राजनीतिक रूप से वो जिस शिखर पे थी उस पहाड़ी से उन्होंने खाई में छलांग लगा दी। और आप ये कहें कि इस मामले का पटाक्षेप हो गया, अभी इस मामले का पटाक्षेप मत मान के चलिए। ये मामला, इस मामले की तो अभी शुरुआत है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग के ऊपर अभी स्टे लगाया है और कहा है कि एक कमेटी बनाइए, अब वो कमेटी बनेगी और निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, इस कमेटी बनने के बाद में किसी ना किसी तरफ से, एक तरफ से असंतुष्टि जरूर जाहिर की जाएगी। और इस कमेटी का फैसला भी ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई अब ये सरकार ये सोच रही होगी या भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही होगी कि अब ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया और अब ये लिंगर ऑन हो गया और हमारी राजनीति पूर्ववत चलती रहेगी। नहीं, इसको आपको 4 महीने में, 6 महीने में आपको इसको नोटिफाई करना पड़ेगा, आपकी कमेटी को इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और उस समय जिसको जो भी पक्ष है वो एक पक्ष आपसे असंतुष्ट, आपसे रुष्ट जरूर होगा। आपने मेरे हिसाब से ये मरा हुआ सांप, हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते हैं ना, मरा हुआ सांप गले में डाल लिया, और अब आपको ये मेरे हिसाब से किस तरीके से आप चलिए ठीक है सर, इसका तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से खामियाजों को भुगतना पड़ेगा। चलिए डॉक्टर आशीष आंडा का मैं रुख करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आशीष आंडा जी। जो निरंजन पोद्दार जी कह रहे हैं कि अब ये तो तीर कमान से निकल गया और नुकसान तो कर गया, कितना नुकसान किया ये तो पता नहीं, कैसे इस नुकसान को बीजेपी कम करेगी सर? जी धर्मराज जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सर देखिएगा, सबसे पहले रंजन जी की इस बात का जवाब दे दूं, जो उन्होंने मरे हुए सांप का एग्जाम्पल दिया, तो मैं ये बता दूं कि ये पूरी दुनिया जानती है, जो मैं शब्द बोलूंगा उसको आगे कंप्लीट कर पाएगी, कि मोदी है तो हर कोई कह देगा मुमकिन है। यानी मोदी वो शख्स है जो मरे हुए सांपों को जिंदा कर सकता है और जिंदा सांपों को गले में लपेटने का हिम्मत रखता है। जब 370 हटाने की बात थी तब भी यही कहा गया था कि लाशों के ढेर बिछ जाएंगे, चिंता मत करिएगा, झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तब भी ऐसी कुछ बातें की गई थी। यानी जिन मुद्दों को छेड़ने की आज तक किसी में हिम्मत नहीं थी, वो 56 इंच का सीना मोदी का है। और हम आगे भी आपको वो जो जरूरी है हमारे समाज के अंदर कुरीतियों को बदलना या उनको निर्णायक रूप से ठीक करना, वो हम करके दिखाएंगे। आज जो फैसला आया इसको समझने के लिए मैं चाहूंगा, वैसे तो हमारे लर्नर फ्रेंड हिमांशु जी ने काफी उसमें बता दिया, लेकिन मैं यहाँ पे पार्टी का पक्ष रखने के लिए आया हूं। इसलिए मैं कहूंगा कि कई बार क्या होता है, ऑपोजिशन का एक काम होता है, और वो काम क्या होता है, डर फैलाओ, अविश्वास का माहौल बनाओ और भोली भांति जनता को वर्गलाओ। यही हमने देखा था सीएए के टाइम पे, यही हमने देखा था एनआरसी के टाइम पे, जब लोगों को डराया गया था, धमकाया गया था और गलत भावनाओं में बहाया गया था। असल में दिक्कत क्या है, यहां लोगों की भोली भाली जनता की दिक्कत नहीं है। 1000 बूंद पानी के अंदर भी अगर 1 बूंद शाही डाल दो तो 1 बूंद शाही जो है 1000 बूंद पानी पे भारी पड़ती है। ऐसा ही कुछ संदेह का रूप होता है। जब आपने एक असंदेह का माहौल क्रिएट कर दिया, एक अनरेस्ट क्रिएट कर दिया, आपके जनता को, आपके जो दर्शक हैं उनको ये समझना जरूरी है कि पहली बात तो ये कि ये जो रेगुलेशन आया, ये कहा जा रहा है असंवैधानिक है। भैया कैसे असंवैधानिक है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के राइट्स के अंदर आता है कि वो रिफॉर्म्स ला सकती है, और अगर वो कोई रिफॉर्म लेके आए तो असंवैधानिक कैसे है? पहली बात। दूसरी बात, क्या ये अपनी मर्जी से लाया गया? क्या ये एक दिन में लाया गया? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था जब ये रेगुलेशंस लाने से पहले कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जबकि पिटीशन आई थी मदर की रोहित वेमुला पीएचडी स्कॉलर थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी ये कास्ट के चक्कर में, कुछ डिस्क्रिमिनेशन के चक्कर में, और मदर ऑफ पायल ताडवी,
जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर थी मुंबई में, जिन्होंने आत्महत्या कर दी 2019 में, इनके केसेस के अगेंस्ट में पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई ऐसी रेगुलेशंस लेके आइए जहां पे आप ये जो पिछड़ी जनजाति हैं इनकी डिस्क्रिमिनेशन को आप रोक पाए, और इनके आदेश अनुसार ये मामला इस तरह से यूजीसी ने सर एक मिनट पहली बात। आशीष आंडा जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में SC ST के लिए कहा था, ओबीसी कहां से आ गया उसमें? जी चलिए, ये बात भी है। आप बताइए ओबीसी क्या है? ओबीसी है अदर बैकवर्ड क्लास। अगर वो जनरल ही हैं तो आपने उनको अदर बैकवर्ड क्लास में क्यों रखा है? और अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास कह रहे हैं, यानी ये ऑब्जर्व किया गया कि SC ST की तरह वो भी डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हो रहे हैं, जिसका सबूत ये था कि पिछले 5 साल के अंदर जो यूजीसी ने पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट में अपने कहा कि पिछले 5 साल में अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस डबल से ज्यादा हो गए, और टोटल 5 साल में 1160 कंप्लेंट आई, जिसके बाद ये रेगुलेशंस बनाना तय हुआ। पहली बात तो ये क्यों जरूरी था। दूसरी बात, ज्यादातर लोगों को, खासकर जो आपके दर्शक रहेंगे, ये मालूम नहीं है कि बहस है क्या, असल में दिक्कत क्या है। तो उन्हें पता होना चाहिए पहले यूजीसी 2026 की गाइडलाइंस है क्या। देखिएगा, आपके सवालों के जवाब मैंने देने हैं, को पैनलिस्ट के सवालों के जवाब देने हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा प्रोपोर्शनेट टाइम मुझे ज्यादा मिलेगा ताकि मैं वो बता पाऊं, क्योंकि अज्ञानता की वजह से कई बार भ्रामकता फैलाई जाती है। अभी जब ये जो 2026 गाइडलाइंस आई है यूजीसी की, ये बहुत सिंपली इनका एक ही एम है, टू स्टॉप द डिस्क्रिमिनेशन। और स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन जो करना है, उसके लिए क्या करना है? पहला तो आपने खुद एक पॉइंट उठाया, ओबीसी की इंक्लूजन, ये किया गया। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, EOC